नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन आपका 8 सितंबर को, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, तैयारी इस टाइम पे हाई रखनी है आपने। इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को कम रखना है आपने, ठीक है। ये एक महीने की बात है अभी, और एक महीने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन 8 सितंबर को होगा उस दिन फाइनलाइज हो जाएगा कि आप अगले पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं कि नहीं। देखिए, पेपर ऐसा कीजिए कि आपको उसी दिन एक बार पता लग जाए कि आप क्वालिफाई जो है वो कर जाएंगे, क्योंकि आइडिया आपको हो जाता है कि आपका पेपर अच्छा गया है। इस एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है कि तीन पड़ाव, आपको तीन सेक्शन से जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। दैट इज वन इज फ्रॉम द हिमाचल जीके, सेकंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड थर्ड इज फ्रॉम द जीएस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी जीएस सेक्शन में हम आपकी एक हमने सीरीज जो है वो चलाई गई है आप लोगों के लिए, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। प्लस इसके साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सीरीज चलाई है। प्लस हमने फ्री मॉक टेस्ट जो हमारा 10 अगस्त को फ्री मॉक टेस्ट आपका सेकंड जो होने वाला है, इससे पहले 20 जुलाई को हो चुका है एक मॉक टेस्ट, ये आपको निम्बस करियर ऐप पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सभी इनिशिएटिव आपके लिए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जी जान लगा के इस पेपर की तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देखिए, आइडिया लगाइए कि अलाइड में किन सेक्शंस को देखा जाता है। हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे को देखिए। ये सभी चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो उसी बीच में मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर अप कर रहे हैं आज, और मॉडर्न हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपने कई बार जो है वो सुना है और कई बार पढ़ा भी है। इसमें देखिए, हम इस चैप्टर में अगर हम 1857 की क्रांति, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, 1857 की क्रांति को हम पूरा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। एज ए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं, हम इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लेके चल रहे हैं। तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं, कुछ मैंने स्लाइड्स में दी है, कुछ मैं आपको इस तरीके से लिखवाऊंगा भी। तो आप लोग उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना है। हेल्पफुल रहेगी। जिसने ऑलरेडी 1857 की क्रांति पढ़ा है उसके लिए भी वेरी गुड है, वो वीडियो को देख सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है होने वाली है। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में हम स्कूल टाइम से, हमारे को जब स्कूल में बोर्ड में एग्जाम्स भी होते थे तो हमारे को 6 या 10 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ जाता था कि इसके कॉजेज और इसके बाद इफेक्ट्स जो है वो हमें लिखे जाएं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखें तो दो तीन चीजें यहां से बहुत होती है। ये लाइन किसने बोली? पहले तो 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा बोला? मेन स्टॉर्म सेंटर्स जो थे वहां से कौन लड़ा और उनको वहां पे हराने वाला जो है वो कौन था? बाकी इकोनॉमिक कॉजेज, इमीडिएट कॉज, कौन कौन थे मेन लीडर्स थे, उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसी की बात जो है वो हम यहाँ पे 1857 की क्रांति की बात करेंगे, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जो है वो बोला जाता है। देखिए, रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट आज शुरू हुआ। ये एक तरीके का ज्वालामुखी था जो कि एक फटने की ओर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा जो है, जो शासन चलाया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, वो बहुत ज्यादा क्रूल था। देखो, 1857 की क्रांति हम सब जानते हैं कि किसी भी एक का एक मोटिव, मतलब सभी का एक मोटिव नहीं था, हर बंदे का अलग अलग था। किसी का डॉक्टर एंड लैब्स था, किसी की पेंशन खत्म हो गई थी, किसी के लैंड पे कब्जा था, जो किसान थे तो उनके ऊपर कर बड़े ज्यादा लगाए जाते थे, आर्टिशियंस थे तो उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, आर्मी वालों के जो मिलिट्री में थे उनके अलग कॉजेज थे। तो हर बंदे के अपने अपने कॉजेज थे, बट सबका एक एक ही दुश्मन था। तो सभी के सभी जो है वो इसमें इकट्ठे जो है वो हुए थे। तो 1857 की क्रांति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज द इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे। देखिए, सबसे मेन क्या है कि हमारा जो ट्रेड है, देखो आप सभी ने सुना होगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखी थी, जिसमें इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत लॉस किया गया। यहाँ के सभी रिसोर्सेज को, यहाँ पे अगर हम मान के चलिए कि अगर इंडियंस पे टैक्स भी अगर लगाया जाता था तो उस टैक्स मनी को इंडियंस पे यूज नहीं किया जाता था, उससे अपने जितने भी वहां पे इनके जो सर्वेंट्स होते थे उनकी सैलरीज और वो सारा आपको यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं वो आपके ब्रिटेन में लाए जाते थे। इंडियन गुड्स जैसे कि आर्टिशियंस और हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैं, और जिनका हम एक्सपोर्ट, खासकर कॉटन, जो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल हमारा उस टाइम पे बहुत फेमस था, लोकल कॉटन टेक्सटाइल, उसको जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज उस पर बहुत ज्यादा लगाई गई। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कि इंग्लैंड से आने वाला सामान है, उसको बहुत कम किया गया, जिसके बाद जो हमारा लोकल जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही खत्म होगी। तो उससे आर्टिशियंस एंड द हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल खत्म हो गया। इसी के ऊपर कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने बोला कि दैट इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, हु सेड दिस इन 1853? कब बोला था? 1853 में कार्ल मार्क्स ने ये क्या बोला कि दैट इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील। तो याद रखना कि ये एक तरीके से एक इकोनॉमिक कॉज। देन हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की बात करते हैं, तो कई सारे ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस लेकर आए,
देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। उसके बाद मुगल गद्दी एक लॉ निकाला गया कि पहले तो डलहौजी ने लॉ निकाला कि भाई इसके बाद कोई और मुगल राजा जो है वो नहीं बनेगा। उसके बाद 1956 में लॉर्ड कैनी ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट प्रिंस जो होगा सक्सेशन उसको लीगल टाइटल जो है वो नहीं दिया जाएगा मुगल को, उसको साइड में एक दे दी जाएगी जागीर सी, बस वहां पे आप रहो, मतलब पेंशन के तौर पे जो है वो उनको रख दिया जाएगा। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा खतरनाक थे जो कि सोशियो रिलीजियस जो आपके कारण थे। देखो पहले तो देखो कुछ काम तो ऐसे थे ब्रिटिशर्स के जो कि हमारे समाज के लिए अच्छे थे, बट देखा जाए तो वो हमारे जो जो धर्म के लोग थे, जो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के, उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता था। क्योंकि जैसे सती प्रथा, तो सती प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही थी, उसको 1829 में विलियम बेंटिक ने जो है बंद किया। फिर उसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी उसमें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो वो यहाँ पे आया। वुमेन एजुकेशन के खिलाफ होते थे तो वुमेन एजुकेशन जो है वो लेकर आए। क्रिश्चियन मिशनरीज, इनको लगता था हमारा धर्म जो है वो संकट में है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी यहाँ पे आती थी। इसके साथ साथ आपका आता है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आपका आता है, ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 आपका आता है। कई जगहों पे इसको 1850 भी लिखा हुआ है, तो चेक करना, क्योंकि स्पेक्ट्रम में आपका 1856 जो लिखा हुआ है जनरली इसको 1850 भी लिखते हैं, आप दोनों को एक बार क्रॉस चेक जो है इसको कर सीखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो मिलिट्री के पर्सन थे, जो मिलिट्री पर्सनल थे, उनके लिए लॉ निकाला गया कि उनको देश से, मतलब समुद्र पार करके उनको जो है वो क्या जाना है दूसरी कंट्रीज में, जैसे म्यांमार जैसी कंट्रीज में रंगून में जाना पड़ता था। तो उनका कहना था कि भाई देखो, या और भी कोई कंट्री होगी, तो उनका ये कहना था कि भाई हिंदू धर्म में अगर आप समुद्र पार को करते तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उसलिए भी उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पे चीजें जो है वो सोशल रिलीजियस है। उसके बाद एग्रेन कॉजेज भी थे, टैक्स बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, जमींदार का बहुत दबाव रहता था किसानों के ऊपर, मिलिट्री ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा थे। मिलिट्री में सबसे मेन चीज क्या थी कि दैट इज द, अगर आपको दूसरी कंट्री में भेजा भी जा रहा है, जैसे अफगानिस्तान वाली रीजन में भेजा जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको जो आपके अपोजिट में जो ब्रिटिशर सोल्जर है उनको एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता था, और इनको वो भत्ता जो है वो नहीं दिया जाता था। फैसिलिटीज जो उनको दी जाती थी वो इनको नहीं जाती थी, रैंक में भी इनको कोई फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं दी जाती थी। उसके बाद जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 आया आपका बाय द लॉर्ड कैनिंग, जिसके तहत इनको बंगाल आर्मी, खासकर ये बंगाल आर्मी के लिए आया, जिसमें इनको क्या बोला गया कि इनको देश से बाहर भी जो है वो लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो ये एक्ट लेकर आया गया 1856, ये भी एक कारण बना। उसके साथ साथ जो एनेक्सेशन ऑफ अवध था, जो एनेक्सेशन ऑफ अवध था, तो अवध क्या है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध, जिसको माल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुए 1856 में क्या कर दिया गया, उसका रूल को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए कारण क्या है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया कि भाई वहां पे सही चीजें नहीं चल रही हैं। बट आप देखेंगे तो ब्रिटिश मिलिट्री में अवध से कई सारे जो है वो आपको क्या देखने को मिलते थे, दैट इज द सोल्जर्स देखने को मिलते थे, दे गेट हर्ट एट देयर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आई। डिस्क्रिमिनेशन होता था, दैट इज द प्रमोशन और प्रिविलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखा जाता था, ठीक है। फॉरेन सर्विस भत्ता नहीं दिया जाता था, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस थे। और एक और चीज यहाँ पे आती है, दैट इज द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, जहां पे ब्रिटिशर्स को लॉस हुआ। जैसे सबसे फेमस आती है 1806 की सिपोय मिटीनी, जिसको वेलोर मिटीनी भी बोला जाता है, पेपर में आता है मैच द फॉलोइंग में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वेलोर मिटीनी हुई थी। तो ये वो जगह है जहां पे ब्रिटिशर्स को लॉस हुआ था। 1824 का दैट इज बैरकपुर आपका सिपोय मिटीनी जो है वो आपकी हुई थी। उसके बाद 1844 में आपकी दैट इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ भत्ता एंड सैलरीज, आपका 1825 में आपका रिवोल्ट हुआ, 1838 में हुआ, 1844 में हुआ। इसके साथ साथ जो आपकी बंगाल में, इससे पहले 1764 में भी बंगाल में रिवोल्ट हुआ था, उससे बाद आपका बैरकपुर में आपका 1825 में हुआ। फिर अफगान वॉर में जो है ब्रिटिशर्स जो है वो हारे थे। ये सारे के सारे लोगों को एक दर्शा रहे थे कि भाई इनको बीट किया जा सकता है, तो ये भी एक कारण था। बट मोस्ट स्पार्किंग कारण जो है वो क्या बना उस टाइम पे, मोस्ट स्पार्किंग या इमीडिएट कॉज जो क्या बना, जो कि इनफील्ड राइफल्स थी। इनफील्ड राइफल्स जो है वो इमीडिएट कॉज बना, जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अगर आपको राइफल चलानी है तो उसमें आपको बारूद को क्या मुंह से काट के उसको डालना पड़ता था, दैट इज द आपकी गोली को, और उसके बाद वो फायर होती थी। तो जो मुंह से आप जिस चीज को आपको काटना होता था, वो जो है वो क्या है आपकी, दैट इज द गाय और सुअर की चर्बी से जो है बनी थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए उनके धर्म के खिलाफ था। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे रिलीजियस मैटर जो है वो सामने आया। तो इमीडिएट कॉज आपका
यही है। और दूसरा ये भी बोला जाता था कि यहाँ पे जो जानवरों की हड्डियां जो है उनको जो आटा ये जो सरकार देती है उस आटे में जानवरों की हड्डियों को भी जो बनाते हैं, तो लोगों की आस्था के साथ जो है वो खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेन कारण जो है वो यहाँ पे बना। तो सबसे पहले रिवोल्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? 29 मार्च में बहरमपुर बैरकपुर में जो 19th इन्फेंट्री थी उन्होंने इन न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल के खिलाफ किया। इन्फेंट्री को क्या किया गया? बाय कर्नल मिशेल के द्वारा डिसबैंडेड जो है करा दिया गया। उसके बाद मंगल पांडे एक सिपाही 34th नेटिव इन्फेंट्री, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी इन्फेंट्री से थे, ये ध्यान रखना। सो 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में ही अटैक हिज सीनियर। ठीक है, बाद में इनको अप्रैल 8 को क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट भी जो है वो कर दिया गया था। अप्रैल 8 थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनको एग्जीक्यूट जो है वो किया गया था। तो फाइनली जो है वो 10 मई को, अब आपसे कभी पूछे कि भाई 1857 का रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ, तो दैट इज ऑन 18th मई को 1857 को आपका जो रिवोल्ट है वो प्रॉपरली मेरठ से जो शुरू हुआ। तो मेरठ इज द मेन सेंटर जहां से आपका रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। देन दे गो टू द दिल्ली, और दिल्ली में जाके ये बहादुर शाह को क्या बना देते हैं? अपना एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि बहादुर शाह को दे प्रोक्लेम द शहंशाह हिंदुस्तान, the sepoy then set out the capture and control the imperial city of Delhi। तो मतलब बहादुर शाह 2 को जो है वो यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? लीडर बना दिया जाता है। तो इसके बाद जो आपका देखो, जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ कहाँ फैला, द वन इज द नॉर्थन सिटीज या नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, समहाउ आपका बिहार तक आपकी आई। देन आपका नीचे अगर आप थोड़ा सा आओगे तो विंध्या तक ही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको वेस्ट रीजन भी देखने को मिलेगा। सिख जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं थे, बिकॉज दे डोंट वांट द मुगल टू बी अगेन द रूलर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये एक कारण था कि सिख भी जो है वो इसमें नहीं आए। कुछ और राजा भी थे जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना सिविलियंस ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। अगर बोला जाए कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की अगर डेथ हुई है तो उसमें से 1 लाख जो है वो सिविलियंस है, किसान है, आर्टिशियंस है। बट ध्यान में रखना कि जो पढ़ी लिखी जो उस टाइम पे सोसाइटी थी उन्होंने इनका सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। Now what are the reasons for the failure of the revolt? पुअर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स थोड़े एडवांस भी थे, उनके लीडर अच्छे थे, हमारे लीडर्स थोड़े उनमें कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम थी। ठीक है, टेलीग्राफ सर्विस थी, रेलवे सर्विस थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के पास होती थी। वेपन्स उतने काबिल नहीं थे जितने उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी सबसे दुनिया की एडवांस आर्मी में जो है वो आपकी आती थी। और बाकी हमारे मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस ने इसमें कुछ भी हमारे जो साथी हैं उनका जो है वो साथ जो है वो इसमें नहीं दिया था ना। सबसे मेन चीज है जहां से आपको क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक के भी आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज बैरकपुर से मंगल पांडे थे। दिल्ली से ध्यान में रखना, दैट इज योर बहादुर शाह 2। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह 2 और जनरल बख्त खान जो थे वो याद में रखना, यहाँ पे मेन जो है वो पर्सन थे। ठीक है, एक तो बहादुर शाह और दूसरे जनरल बख्त खान। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपकी बात करते हैं लखनऊ। तो लखनऊ से बेगम हजरत, लखनऊ बोलो या फिर आप अवध बोलो, तो बेगम हजरत महल का नाम ध्यान में रखना। और बिजरिस कादिर, जिसको ये बेगम हजरत महल के बेटे थे, तो इन्होंने इसको चाहते थे कि वो क्या बने, दैट इज द नेक्स्ट राजा जो डिक्लेयर किया था, तो ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। ठीक है, अहमदुल्ला शाह। ठीक है, यही अहमदुल्ला शाह है जिनको डंका शाह का नाम भी जो है वो दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि डंका शाह किसको बोला जाता था। ठीक है, द एडवाइजर ऑफ द एक्स नवाब ऑफ द अवध। कानपुर से देखेंगे तो कानपुर में आपके नाना साहिब आते हैं। ठीक है, नाना साहिब जो कि कानपुर में आते हैं। नाना साहिब कौन थे? ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव 2, अडॉप्टेड सन ऑफ, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पेशवा बाजीराव 2। ठीक है, पेशवा बाजीराव 2 के अडॉप्टेड सन थे, तो इनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो इनको कानपुर, पुणे से इनको कानपुर भेज दिया गया। कहां पे? पुणे से इनको कानपुर में जो है वो भेज दिया गया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका साथ किसने दिया था कानपुर में, दैट इज योर तांत्या टोपे ने। और इसके साथ साथ अजीमुल्ला खान ने भी इनका जो है वो यहाँ पे साथ जो है वो इसमें दिया था। उसके बाद झांसी से हमें पता है रानी लक्ष्मीबाई। बिहार जगदीशपुर और आरा से आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ही डिक्लेयर द रिवोल्ट एज ए जिहाद अगेंस्ट द इंग्लिश। ये जो है वो आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके कौन कौन से लीडर्स आते हैं कहाँ पे, तो फारुखाबाद से जो है वो आपके क्या आते हैं, दैट इज तुफजल हसन खान। इसमें मैं मेन आपको बता देता हूँ, दैट इज योर बरेली से खान बहादुर खान। यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। कुल्लू से राजा प्रताप सिंह आपने ध्यान में रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ग्वालियर और कानपुर से, दैट इज योर तांता टॉपिक। ग्वालियर में इन्होंने, देखो ग्वालियर में क्यों होता है, क्योंकि जो रानी झांसी है, रानी झांसी को जब झांसी से मतलब खदेड़ दिया जाता है बाय ह्यूज रोज की तरफ से, जब इनको खदेड़ दिया जाता है यहाँ से, तो शी वेंट टू द ग्वालियर। तो ग्वालियर में जितने भी सोल्जर्स थे वो रानी लक्ष्मीबाई को बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट देते हैं और उनको कुछ नहीं करते हैं। और फिर वहां के जो सिंधिया राजा होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और किले पे कब्जा जो है वो किसका हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का हो जाता है। तो वहां पे तांत्या टोपे ग्वालियर में, क्योंकि लास्ट फाइट जो लड़ी रानी झांसी ने वो ग्वालियर में लड़ी थी और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, जून 1857 में जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर से गजाधर सिंह आपको ध्यान रखना, मथुरा से देवी सिंह और कदम सिंह आपने ध्यान रखना है, ये मेन है, इनको जरूर जो है वो याद रखना। इसके अलावा अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, बट मेनली यहां से क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आप इसको जो है जरूर नोट डाउन जो जरूर कर लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको ना देखें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ह्यूज रोज ने रानी झांसी के बारे में एक लाइन भी बोली, दैट हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। ये लाइन जो है वो किसने बोली थी, ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है वो बोली थी, ठीक है। इसके साथ साथ शामल का भी नाम ध्यान में रखना, शामल का नाम भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक लोकल विलेज था, कहां से, परगना से, कहां से, परगना ब्रॉड से जो है वो आपको देखने को मिलेगी। परगना ब्रॉड से एक लोकल विलेजर थे, ठीक है। ये यूपी में भागपट एक जगह है, ठीक है, भागपट एक जगह है। तो ध्यान रखना, इसको किसने मारा था, एक ऑफिसर थे जिसका नाम था दुल्लुप एक ऑफिसर थे, ठीक है, दुल्लुप, उन्होंने इसको मारा था। और इनका मेन रोल क्या था कि इन्होंने विलेज टू विलेज जाके सभी गांव में ये बोला कि आपको क्या करना है, बॉयकॉट करना है बिल्कुल ब्रिटिशर्स का। उस इन्हीं की वजह से सभी, देखो उस टाइम पे जो आपके ब्रिजेस होते थे, पुल होते थे, जो फैसिलिटीज होती थी, रोड्स जो होते थे, वो एक पहचान होते थे ब्रिटिशर्स की वहां पे। तो इन्होंने वहां पे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ ना सके, उन्होंने सभी पुल, सभी ब्रिजेस को तोड़ दिया गया, सभी कनेक्टिविटी को तोड़ दिया, टेलीग्राफ को तोड़ दिया, सड़कें उखाड़ दी, पक्की सड़कें उखाड़ दी, ताकि ब्रिटिश जाने। और वो किसकी वजह से हुआ कि जगह जगह ये चीजें फैली। शामिल का नाम जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज सबसे मेन आती है, ठीक है, यहाँ पे कि कौन से पर्सन को किसने जो है वो हराया यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। देखो दिल्ली से बहादुर शाह 2 थे, तो जॉन निकोलसन जो है, इनका नाम ध्यान में रखना कि इन्होंने ब्रिटिश हु सप्रेस द रिवोल्ट। अब किसने कहां पे सप्रेस किया ये ध्यान में रखना, दैट इज दिल्ली से बहादुर शाह 2 को किसने हराया, जॉन निकोलसन। बहादुर शाह को कहां भेज दिया गया, इनको रंगून भेज दिया गया, वहां पे जाके 1860 में जो है वो इनकी डेथ होगी। उसके बाद बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, ध्यान में रखना, लखनऊ में। कानपुर में नाना साहिब, सर कॉलिन कैंपबेल ने इनको किया। उसके बाद झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई तांते टोपे के जनरल ह्यूज रोज का नाम ध्यान रखना। बरेली से खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल का नाम ध्यान रखना। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑन्सल, और बिहार से कुंवर सिंह से विलियम टेलर आपने ध्यान में रखना है। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्योंकि देखो कोई सेक्शन हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब यही एक ऐसी सेक्शन बची जहां से क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन बहुत कैसा आ जाएगा, दैट इज बहुत आसान आ जाएगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का डिफिकल्ट आपको दे देगा कि कहां से किसने किसको हराया। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या बने, सबसे पहले क्या हुआ था कि कंपनी का रूल एंड कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रूल आ गया आपका। अब कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। तो इसके लिए हमने एक इलाहाबाद में सेशन किया था और उसमें ये फाइनलाइज किया गया, क्योंकि एक दरबार लगा और उसमें ये फाइनलाइज किया गया कि अब आपका ब्रिटिश क्राउन रूल ही होगा, और जो गवर्नर जनरल है वो एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही बना रहेगा, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक ऑफिस बनाया गया जो कि पार्लियामेंट की कैबिनेट पे बैठेगा और वो देश के लिए जो है वो काम करेगा, यहाँ पे मतलब इंडिया के लिए जो है काम करेगा। तो ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है 1 नवंबर 1858 में जो है वो आपका आ गया यहाँ पे। क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे जो है वो क्या थी, ब्रिटिश की क्वीन थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि भाई देखो, एक तो ब्रिटिशर्स रिलीजियस टॉलरेंट हो गए, पहले तो उन्होंने जो डॉक्ट्रिन लैब्स की थी, जो एक नीति थी, उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। दूसरा उनको लगा कि भाई इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री देनी चाहिए, तो आई सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी ओपन कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो है वो इंडियंस को एंट्री जो है वो देने का फैसला लिया। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आपका आया, ठीक है। उसके साथ साथ आर्मी अमेलगमेशन स्कीम भी 1861 में जो है वो आपकी आई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे राइट्स ऑफ इंडियन रूरल्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, डॉक्टर लैब्स अबॉलिश्ड, राइट टू अडॉप्शन एज ए लीगल हायर वाज एक्सेप्टेड, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन की गई जब उनको पता लगा कि हमारी आर्मी में सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं, तो अब इन्होंने ब्रिटिशर्स को भी बुला के वहां पे क्या करने लगा, ब्रिटिश आर्मी में जो है वो अब
ब्रिटिशर्स ज्यादा करने की फैसला जो है लिया गया, क्योंकि इंडियंस कभी भी जो है वो इस तरीके का रिवोल्ट जो है उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस करना इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ किसने क्या क्या ओपिनियन दिया आपका 1857 रिवोल्ट के बारे में। सो सर जॉन सेन ने क्या बोला, होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश पोएमिटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। एलियर रेइस ने क्या बोला, ए वॉर ऑफ फेनेटिक रिलीजियस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। टीआर होम्स ने क्या बोला, ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द बार्बरिज्म। आउटरमन टेलर ने क्या बोला, ए हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। वीडी सावरकर ने बोला था इंडियन वॉर ऑफ फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर ने बोला था। बिपिन चंद्र ने क्या बोला, द इंटायर मूवमेंट लैक्ड ए यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंट आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर। एसएन सेन ने क्या बोला, व्हाट बिगेन एज ए फाइट फॉर ए रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेंजामिन डिज़राइली ने क्या बोला, इज इट ए मिलिट्री म्यूटिनी और इट इज ए नेशनल रिवोल्ट। आरसी मजूमदार ने क्या बोला, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस is neither a first or a national nor a war of independence. Discovery of India जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उन्होंने बोला he considered the revolt 1850 as essentially a feudal uprising through though मतलब एक feudal uprising थी, that there was some nationalist element in it. एक feudal uprising थी but इसमें कुछ nationalist movement भी आपको देखने को elements देखने को मिलेंगे। एमएन रॉय ने he felt the revolt was a last ditch stand of feudalism against the commercial capitalism. आरपी दत्त ने क्या बोला, he saw it as a रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्री अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन। तो ध्यान में रखना ये जो मैंने आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है, किसने क्या बोला था, या फिर सिंपल लाइन बोलेगा ये किसने लाइन बोली। खासकर आपका वीडी सावरकर, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, एमएन रॉय, ये आपको सबसे मेन जो है वो देखने को मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना आरसी मजूमदार बोला था ये कुछ भी नहीं था, ना तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना रिलीजियस, ना नेशनल, कुछ नहीं था। एसएन सेन ने बोला था कि भाई ये स्टार्टिंग रिलीजियस हुआ था बट ये बाद में नेशनल मूवमेंट हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एक फ्यूडल मूवमेंट था बट इसमें नेशनल एलिमेंट भी थे। एमएन रॉय ने क्या बोला था, इट इज ए स्टैंड एज ए फ्यूडल मूवमेंट अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, ठीक है। उसके बाद वीडी सावरकर का तो हमें पता ही है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने 1857 के विद्रोह को जो है वो देखा, इसके मेन पॉइंट्स को देखा। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है तो याद करने वाला है सारा का सारा, ठीक है। तो इन दी एंड एचपी एलाइट के अगर कोई हमसे नोट्स लेना चाहता है तो अभी भी निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके नोट्स ले सकता है। और प्लस अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको 17 टेस्ट देखने को मिलेंगे। टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे जिसमें से 10 आपके सेक्शनल हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके 7 जो है वो इसमें एफएलटी आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 17 टेस्ट आपको 499 में मिलेंगे। तो आप निम्बस करियर ऐप को या फिर 7814846248 7814846248 पे कॉल करके भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेस को, हमारे नोट्स को, कोई भी आप इनिशिएटिव हमारा होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर ध्यान में रखना फ्री मॉक टेस्ट है हमारा 10 अगस्त को, उसको जरूर लगाना है आपने। और रिवीजन सीरीज भी हम ऑल ओवर हिमाचल के लिए एक लेकर आ रहे हैं, वो भी आपने ज्वाइन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।